सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये तस्वीर जो कि बेल्जियम की राजा और रानी की है। ये तस्वीर भारत में है जहां पर बेल्जियम के राजा और रानी मुंबई में पहुंचे और गरीब बच्चों के साथ क्रिकेट मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर क्रिकेट मैच चल तो रहा है लेकिन एक राष्ट्रीय अंदाज में। वीरेंद्र सहवाग पूर्व क्रिकेटर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और बेल्जियम के राजा और रानी ने जिस बहुत ही मार्मिक अंदाज में लोगों के साथ, बच्चों के साथ खास करके क्रिकेट खेलने की कोशिश की, ये प्रदर्शित करता है कि अगर दिल जुड़े हों तो बड़े से बड़ा व्यक्ति भी आपके साथ जुड़ जाता है। विदेशी भी हमारी सरजमीन पर आकर हमसे जुड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि हमारी सरकार शायद हमारे इतिहास को लेकर ही हम पर और हमारे साथ ही राजनीति करती है। और वो इसलिए क्योंकि कर्नाटक में टीपू सुल्तान जयंती के मुद्दे को लेकर जबरदस्त सियासी ताना बाना चल रहा है। कुर्ग और कोडागू जैसे इलाके में कई संगठन हैं जो कि सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार द्वारा टीपू जयंती मनाए जाने के फैसले का विरोध कर रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि ये तमाम संगठन जहां विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वहीं इन्हें भारतीय जनता पार्टी का मूक समर्थन भी प्राप्त है, क्योंकि इन सभी उत्सव से जो टीपू जयंती से संबंधित हैं भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने अपने नाम वापस ले लिए हैं। पिछले 15 साल में ऐसा लगता है जैसे कि कर्नाटक को एक नया दुश्मन मिल गया है, खास करके कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी की इकाई को, और वो है टीपू सुल्तान। कोडागू, हुबली, कलबुर्गी, बेंगलुरु, मदिकेरी, टीपू सुल्तान की जयंती मना रही कर्नाटक सरकार को जयंती के कार्यक्रमों से ज्यादा विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। कर्नाटक के तकरीबन हर बड़े शहर में इस किस्म के विरोध प्रदर्शन हुए और इतिहास पुरुष कहे जाने वाले टीपू सुल्तान का नाम इस सियासत में घसीटा गया। सरकार को अनुमान था कि टीपू जयंती का विरोध उन्हें कोडागू और कलबुर्गी जैसे इलाकों में झेलना पड़ेगा, लेकिन इस विरोध की चिंगारी राजधानी बेंगलुरु तक पहुंच गई। प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, पोस्टर जलाए, नारेबाजी की और सियासत खुलकर सड़क पर आ गई। कार्यक्रम आयोजकों ने आरोप लगाया कि ये सब बीजेपी प्रायोजित है और टीपू के नाम का इस्तेमाल बीजेपी राजनीति के लिए कर रही है। ये बहुत बड़ी सियासती चाल है। मैं बीजेपी वालों को कहता हूँ कि 2008 में क्यों एग्जीबिशन रखे थे टीपू सुल्तान का, 2010 में इनकी नाम की बुक क्यों रिलीज करे, बीजेपी की हुकूमत थी। टीपू जयंती को राज्य का सबसे बड़ा मुद्दा बना चुकी बीजेपी हर तरीके से मैदान में थी। बेंगलुरु में बीजेपी कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए तो जुबानी वार पलटवार भी हुए। सिद्धरामैया सरकार पर तुष्टीकरण की सियासत के इल्जाम जड़ दिए। We opposed Tipu Jayanti because it divides the society, it divides the communal and it creates the communal tension in the Karnataka. सिद्धरामैया सरकार ने भले ही विरोध के बावजूद टीपू जयंती के कार्यक्रम आयोजित कर लिए, लेकिन इन कार्यक्रमों ने विवाद पर विराम लगाने की बजाय बहस को नई हवा दे दी है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने टीपू जयंती को राजनीतिक फायदे के नजरिए से देखा। ऐसे में देखना यह होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को कितना फायदा मिल पाता है। वीडियो जर्नलिस्ट मधु के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। विरोध और प्रदर्शन अपनी जगह है, लेकिन इतिहास और किताबों में कुछ अलग ही कहानी अब तक हम पढ़ते चले आए हैं। अब तक हमने यही माना है और यही जाना है कि मैसूर का शेर कहे जाने वाले टीपू सुल्तान ने अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ जंग लड़ी थी, और एक ऐसी जंग जिसे आज़ादी की लड़ाई के तौर पर माना जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि एक व्यक्ति जिसने हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों की गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद करने की कोशिश की, क्या उसे अब हम देश का दुश्मन मान सकते हैं? टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली ने मालाबार और कजयकोट पर कब्जा किया था। इसी नीति को आगे बढ़ाते हुए टीपू सुल्तान ने अपनी सल्तनत को बढ़ाने के लिए कोडागू और मैंगलोर के साथ साथ कुर्ग के इलाके पर भी कब्जा किया था, और तब ऐसा माना जाता है कि जबरन धर्म परिवर्तन की बात सामने आई थी। लेकिन दरअसल वो जमाना और था, वो दौर और था।
तब राजा अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अपने तरह की प्रजा को अपने साथ रखते थे और धर्म परिवर्तन उस वक्त एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि हम मध्य भारत की बात कर रहे हैं। लेकिन टीपू सुल्तान के उस वक्त के किए कारनामों को लेकर क्या आज विरोध और प्रदर्शन अपने आप में सही है? ये बड़ा सवाल है। क्या आज हम टीपू सुल्तान को आज़ादी की सिपाह सलार के तौर पर देखें, या दरअसल टीपू सुल्तान को एक ऐसा व्यक्ति के तौर पर देखें जिसने कुछ लोगों के जबरन धर्म परिवर्तन कराए थे? अगर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की बात माने तो कर्नाटक की विधानसभा में टीपू सुल्तान को उन्होंने आज़ादी का सिपाही करार दिया था, ठीक वैसे ही जैसे इतिहासकारों ने टीपू सुल्तान की भूमिका को सामने रखा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसे मानती नहीं है। Tipu Sultan died a historic death fighting the British. He was also a pioneer in the development and use of Mysore rockets in warfare. This technology was later adopted by the Europeans. तो देखा आपने किस तरह से राष्ट्रपति कोविंद ने जहां जिन बातों को सामने रखा, जिन तथ्यों को सामने रखा, वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ से वरिष्ठ नेता भी टीपू सुल्तान के मुद्दे पर इन तथ्यों को मानने से इनकार करते हैं। जाहिर सी बात है, इसे आप विशुद्ध राजनीति कह सकते हैं। अब इतिहास की बात करें तो रानी पद्मावती के ऊपर जो फिल्म बन रही है पद्मावती, ये अपने आप में किस तरीके से लगातार प्रतिक्रियाएं और विरोध अर्जित कर रही है, ये अपने आप में लगता है कि शोध का विषय बन चुका है। जयपुर का राजघराना, उसके साथ साथ करणी सेना और कई राजपूत संगठन इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। विरोध की वजह क्या है, ये अभी तक किसी ने सामने रखी नहीं। जो भी ट्रेलर फिल्म का जारी किया गया है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन के द्वारा जारी किया गया है, पारित है और उस पर किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन फिल्म में तथाकथित तौर पर किसी सीन को लेकर आपत्ति जाहिर की जा रही है और गुजरात में तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि वो इस फिल्म के रिलीज पर प्रतिबंध लगा देगी। तो आखिरकार एक फिल्म पर इतनी राजनीति क्यों हो रही है? आखिरकार ये अपने आप पे सोचने वाली बात है। चिंता को तलवार की नोक पे रखे वो राजपूत, रेत की नाव लेकर समंदर से शर्त लगाए वो राजपूत, और जिसका सर कटे फिर भी धड़ दुश्मन से लड़ता रहे वो राजपूत। फिल्म पद्मावती को लेकर शुरू हुआ विवाद अब आन बान और शान की जंग बन गया है। राजपूताना सम्मान को लेकर विरोध की आवाजें दिनों दिन बुलंद होती जा रही हैं। फिल्म पद्मावती को लेकर विवाद थमने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। राजस्थान, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों और गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक फिल्म के विरोध की लपटें सुलग रही हैं। राजपूत समाज की महिलाओं ने भी अब मोर्चा संभाल लिया है। जयपुर में महिलाओं ने फिल्म में तथ्यों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए फिल्म रिलीज नहीं होने देने की धमकी दी है। जो कमिटमेंट इन्होंने किया था कि हमको ये पहले मूवी, हमारे जो भी इतिहासकार हैं उनको और जो हमारी कमेटी बनेगी उसको ये मूवी दिखाई जाएगी, और जो आपत्तिजनक जो भी इसके अंदर उन्होंने दृश्य अपनाए हैं वो सारे निकाल दिए जाएंगे। उसी के बाद में हम आपकी मूवी को रिलीज होने देंगे। वहीं राजस्थान सरकार ने रिलीज से पहले फिल्म पद्मावती के रिव्यू के लिए एक पैनल का गठन किया है। राजस्थान सरकार के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया की अगुवाई वाले इस पैनल की हरी झंडी के बाद ही राज्य सरकार फिल्म के रिलीज पर अंतिम फैसला करेगी। ऐसा है कि कानून हाथ में न तो वो ले न ये ले। मैं सोचता हूँ हमारा काम यह है कि दोनों तरफ से कानून की पालना करना भी हमारा धर्म है, तो कोई ऐसी चीज भी नहीं जाए जिसके कारण से लोगों में उद्वेलित हो। पद्मावती पर जारी गदर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक भी जा पहुंचा है, जहां कोर्ट ने पद्मावती को लेकर दाखिल की गई एक याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। फिल्म का विरोध करने वालों का आरोप है कि फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ की गई है। आरोप है कि फिल्म में अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मावती के बीच रोमांटिक सीन फिल्माए गए हैं, जिससे खिलजी अपने सपनों में देखता है। फिल्म पर संकट गहराया तो संजय लीला भंसाली को सफाई देने भी सामने आना पड़ा। हमारी फिल्म में रानी पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में ऐसा कोई सीन नहीं है जो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए या जज्बातों को तकलीफ दे। पद्मावती फिल्म को लेकर विरोध और हंगामे के बीच 1 दिसंबर की उस तारीख का काउंटडाउन शुरू हो गया है जब फिल्म रिलीज होगी। देखना यह है कि विरोध कर रहे गुटों के तेवर में तब तक कितना फर्क आता है और फिल्म निर्माण से जुड़ी टीम पद्मावती के कितने सीन में बदलाव के लिए राजी हो जाती है। जयपुर से वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा और लाल सिंह फौजदार के साथ टीम न्यूज नेशन।
तमाम विरोध प्रदर्शन के बीच मजेदार बात तो यह है कि अभी तक सेंट्रल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन ने इस फिल्म को देखा तक नहीं है, तो विवाद का मौका वाकई में उठता कहां से है। इस बीच इसका एक इंटरनेशनल एंगल निकल आया है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता सुब्रमण्यम स्वामी का मानना है कि इस फिल्म में विदेशों से पैसा लगाया गया है ताकि मुसलमानों को एक अलग नजरिए से पेश किया जाए। पता नहीं कहां से ये एंगल खोज निकालते हैं सुब्रमण्यम स्वामी, देखिए। हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि इसके पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश तो नहीं है। दुबई के लोग जरूर ये चाहते हैं कि मुसलमान राजाओं को हीरो के रूप में प्रस्तुत किया जाए सिनेमा में, और हिंदू महिलाओं को जो कि वो तैयार थे रिश्ता बनाने के लिए। ये एक साजिश चल रही थी, उसमें पद्मिनी को भी उसी में हल्के रूप से दिखाने की प्रयास हुआ है। राम मंदिर का विवाद ऐसा लगता है कि सुलझने का नाम ही नहीं ले सकता। यह मुद्दा अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने है, लेकिन शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मान रहे हैं कि अयोध्या में सिर्फ राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, और उनकी तकरीर यह है कि अगर मस्जिद बनाना है तो उसे अयोध्या की परिधि के बाहर बनाना चाहिए। 6 दिसंबर तक एक विशेष फॉर्मूला लेकर आने की बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशखबरी हो सकती है, लेकिन क्या वाकई में ये देश के लिए अच्छा है? राम मंदिर वो मुद्दा जो सालों से देश की सियासत में गूंज रहा है। हर बार कोई नया पक्ष खड़ा होता है और राम मंदिर को लेकर एक नया बयान देकर नई बहस को जन्म दे देता है। आजकल इस बहस को हवा दे रहा है शिया वक्फ बोर्ड, जिसकी तरफ से राम मंदिर को लेकर रोज नए ऐलान हो रहे हैं। ऐसा ही एक और बयान शिया वक्फ बोर्ड से आया, जब बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने की पुरजोर वकालत की। मंदिर बनने के लिए सभी लोग सहमत हैं। अयोध्या और फैजाबाद में अब कोई नई मस्जिद बनाने के लिए हम सहमत नहीं हैं। मस्जिद वहां बने जहां मुस्लिम आबादी हो। शिया बोर्ड कुछ ही वक्त पहले विवादित परिसर पर अपना दावा होने का दम भर चुका है, और वसीम रिजवी ने भी राम मंदिर मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान की वकालत की थी, जिसे उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ा दिया। शिया वक्फ बोर्ड से बयान आया तो सुन्नी मुस्लिम धर्मगुरु भी अपनी बातें कहने के लिए सामने आए। अयोध्या केस में कौन कौन लोग पार्टी हैं? शिया वक्फ बोर्ड इसमें पार्टी नहीं है, सुन्नी वक्फ बोर्ड पार्टी है, पर्सनल लॉ बोर्ड पार्टी है, और इस वजह से और अयोध्या हिंदू भाइयों की तरफ से कई पार्टीज़ हैं, और इस वजह से कोई भी 3rd, 4th, 5th पार्टी आकर के कोई भी बयानबाजी करे तो उससे उसका अपना पर्सनल इंटरेस्ट तो वाबस्ता हो सकता है, लेकिन उससे इस केस पर बज़ाहिर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मायने साफ है कि राम मंदिर का ये मुद्दा लगातार सुर्खियों में है, और जब तक मामला सुर्खियों में रहेगा इसे सियासी हवा भी मिलती रहेगी। वसीम रिजवी को राम भक्त बने हुए अभी जुमा सिर्फ 4 दिन हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद वो राम मंदिर के निर्माण की पैरवी पूरे जोर शोर से कर रहे हैं। हालांकि इसके पीछे उनकी कुछ व्यक्तिगत मजबूरियां भी हैं। यूपी सरकार शिया वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार के पुराने कई मामलों की जांच कर रही है, और जांच की इसी आंच से बचने के लिए वसीम रिजवी राम की शरण में हैं और राम मंदिर की वकालत कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट समित के साथ अनिल यादव, न्यूज नेशन, लखनऊ। अभी तक तो हम धर्म पर राजनीति करते दिख रहे थे, लेकिन अब शिक्षा पर भी राजनीति हो रही है, और ये राजनीति बड़ी अलग तरीके की है। हम आपको दिखा रहे हैं कैसे पुणे के एक यूनिवर्सिटी में कहा गया है कि जो लोग मांसाहारी हैं उन्हें गोल्ड मेडल नहीं मिल सकता। गोल्ड मेडल उन्हीं को मिलेगा जो शाकाहारी हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और अगर आप अंडा, चिकन, मटन खाते हैं, आप कुछ भी कर लीजिए, गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा आपको, शाकाहारी ही होना पड़ेगा। चिकन खाते हो तो गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा, मटन के शौकीन हो तो मेडल भूल जाओ। पुणे यूनिवर्सिटी के नए सर्कुलर की तासीर कुछ ऐसी ही है। यूनिवर्सिटी में सम्मान पाने वाले छात्रों के लिए अब पढ़ाई नहीं, दूसरे क्राइटेरिया बना दिए गए हैं। सर्कुलर के मुताबिक सिर्फ उन्हीं छात्रों को गोल्ड मेडल के सम्मान के लिए चुना जाएगा जो शाकाहारी हों, यानी मांस न खाते हों। इसके साथ ही जो छात्र शराब पीते होंगे या कोई और नशा करते होंगे, उन्हें भी गोल्ड मेडल नहीं दिया जाएगा। So many qualities. One of the qualities is that the person should be vegetarian. भारतीय संस्कृति, आचार विचार, भारतीय परंपरा, इनके प्रति उसकी आस्था हो। तो यूनिवर्सिटी प्रशासन मांसाहारी होने को सीधे भारतीय संस्कृति से जोड़ रहा है।
सर्कुलर सामने आने के बाद छात्र भी दुविधा में हैं कि आखिर ये कैसे पता चलेगा कि कौन शाकाहारी है और कौन मांसाहारी। कोई नहीं बता सकता ये वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन है प्योरली, तो ये नहीं होना चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी में मेडल या सम्मान के लिए आधार सिर्फ छात्र की मेरिट होनी चाहिए, लेकिन मानो मुल्क में आजकल हवा ही ऐसी चल रही है जहां हर मुद्दे को अलग किस्म के तराजू पर तोला जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल पाना है तो शाकाहारी हो जाइए। एयर इंडिया में अगर आपको यात्रा करना है तो शाकाहारी हो जाइए। अचानक ऐसा लगता है कि मांसाहारी होना हमारे देश में अपराध या बहुत बड़ा पाप है। अब जरा इसे देख लीजिए, राजनीति और क्या कहेंगे। चंद्रशेखर राव ने मुसलमानों पर जबरदस्त मेहरबानी की है। केसीआर ने भाषा पर आधारित भेदभाव और तुष्टीकरण की राजनीति को एक दर्जा और दे दिया है। जिस राज्य में सिर्फ 12% मुसलमान हैं, वहां उर्दू को आधिकारिक भाषा घोषित कर दी गई है। उर्दू दूसरी आधिकारिक भाषा है तेलंगाना की। अब आप इसी से समझ सकते हैं कि आखिरकार क्या हो रहा है हमारे देश में। तुष्टीकरण, चाहे वो हिंदू की हो या मुसलमान की, एक अलग अंदाज में हमारे देश में नियति बनती चली जा रही है। क्या इसीलिए हमने इस देश की संरचना की थी?